गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। परंतु हम करंट अफेयर्स करने से पहले सदैव स्टैटिक जीके का टॉपिक करते हैं। तो आज हम लोगों के स्टैटिक जीके का टॉपिक है फिक्की। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि फिक्की है क्या। ठीक है, फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। ठीक है दोस्तों, फिक्की है दोस्त, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्टेब्लिश 1927 में हुई थी। 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और इसके सीईओ कौन है इस समय, वर्तमान में सीईओ है संगीता रेड्डी। वर्तमान में सीईओ कौन है, संगीता रेड्डी। फिक्की की वर्तमान की सीईओ है संगीता रेड्डी। कौन है, फिक्की की वर्तमान की सीईओ संगीता रेड्डी। और डायरेक्टर जनरल कौन है, अगर पूछेगा कि फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय, जो है संगीता रेड्डी है। और पूछेगा इसकी की डायरेक्टर जनरल कौन है, सीईओ संगीता रेड्डी है। और डायरेक्टर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे, अरुण चावला। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हम लोगों का फिक्की से रिलेटेड आज का स्टैटिक जीके का पॉइंट। देखिए दोस्तों, फिक्की FICCI, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्टेब्लिश 1927 में। सीईओ कौन है, संगीता रेड्डी है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण चावला है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। दोस्त मैं इधर इसलिए आके बोल रहा हूँ क्योंकि माइक नहीं है थोड़ा सा, इसी के कारण मैं पास में आके आप लोगों को जो है बोल रहा हूँ। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टेब्लिश कब हुआ था, 1927 में। सीईओ कौन है, संगीता रेड्डी। डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण चावला। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों आइए अब हमारे साथ बोलिए, फिक्की FICCI, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों, स्टेब्लिश हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, वर्तमान में सीईओ, ठीक है, संगीता रेड्डी इसकी सीईओ है। अगर पूछेगी डायरेक्टर जनरल कौन है तो आप बोलेंगे कौन, अरुण चावला। ठीक है दोस्तों, तो आज का स्टैटिक जीके का हम लोग का पॉइंट रहा फिक्की, और ये समाप्त होता है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। पहली न्यूज हम लोग की है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया न्यूज में क्यों है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों इस समय नॉर्थ कोरिया जो है वह न्यूज में है। कौन, इस समय नॉर्थ कोरिया न्यूज में है। कारण क्या है कि नॉर्थ कोरिया में कोविड-19 का पहला मरीज आखिरकार मिल ही गया है। ठीक है, क्या फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 मिला। आप लोग जानते ही हैं कि यह जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, अर्थात इसने सारे बॉर्डर लॉक करके रखे थे कि कोरोना का कोई केस न मिले, जिसके कारण इसके यहाँ पे भूखमरी तक आ गई थी। ठीक है, यूरिया, खेतों में यूरिया की कमी थी, तो इसने अपने लोगों से बोला था कि यूरिया नहीं है तो आप मूत्र ज्यादा पानी पीजिए और क्या करिए, मूत्र का उत्पादन अधिक करिए, अर्थात आप
आप मूत्र अधिक करिए और उससे हम क्या करेंगे, यूरिया का निर्माण करेंगे। कौन बोला था, यहाँ का किम जो यून, जो तानाशाह है किम जो यून, उसने कहा था। ठीक है, क्या कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और यूरिया का उत्पाद करिए। ठीक है, परंतु उसकी जीरो कोविड पॉलिसी जो फेल मार गई जब उसको कोविड-19 का पहला केस मिला है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, सेवरल जगह पर इमरजेंसी लगा दी है, सेवरल प्लेस पे, मतलब सेवरल एरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में इमरजेंसी लगा दी है। क्या करा है इसने, इमरजेंसी लगा दी है। ठीक है, ये है हम लोग का पहला न्यूज। आप देखते हैं फैक्ट्स, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसकी करेंसी क्या है, तो नॉर्थ कोरियन वोन, करेंसी नॉर्थ कोरियन वन। ठीक है, क्या है इसकी करेंसी, अगर इसकी करेंसी पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, अगर इसकी करेंसी पूछेगा तो बताएंगे नॉर्थ कोरियन वन। क्या है इसकी करेंसी, नॉर्थ कोरियन वन। ठीक है, नॉर्थ कोरियन वन इसकी करेंसी है। क्या है दोस्तों इसकी करेंसी, नॉर्थ कोरियन वन इसकी करेंसी है। किसकी, नॉर्थ कोरिया की। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने ट्रेन से, जल से, थल से, वायु से, तीनों जगह से, ठीक है, जो मिसाइलों का परीक्षण किया है। कौन है, पनडुब्बी से, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऐसा कंट्री है जिसने कि जल, थल, वायु, ट्रेन, पनडुब्बी, हर जगह से इसने क्या करा है कि अपने बमों का परीक्षण किया है। ठीक है, इसी के कारण इस पे सैंक्शन लगा हुआ है। और तो और ये अपने बॉर्डर को लॉक करके बैठा है, जिसके कारण यहाँ पे भूखमरी है। किसलिए बॉर्डर लॉक करके बैठा था कि कोविड-19 के केसेस ना मिले, लेकिन कोविड-19 के केसेस मिल ही गए आखिरकार, और उसने फिर से स्टेट इमरजेंसी, मतलब अपने यहाँ सेवरल इमरजेंसी लगा दी है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा वर्तमान में देश था जिसने कि कोरोना की वजह से फर्स्ट केस मिला है, तो आप बताएंगे नॉर्थ कोरिया। फिर बोलेगा कि कोरोना की वजह से पूरी जगह स्टेट इमरजेंसी लगा दी है, तो आप फिर बोलेंगे नॉर्थ कोरिया। कैपिटल प्योंगयांग है, नॉर्थ कोरियन करेंसी है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कल मैंने पढ़ाया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, ठीक है, अलग करने वाली जो लाइन है उसका नाम है 38 डिग्री, 38 डिग्री पैरेलल, पैरेलल लाइन, नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लाइन, या फिर नॉर्थ नहीं रहेगा तो लाइन रहेगा, या डी मिलिटराइज जोन। दोस्तों इस बार पूछा था, ये नाम नहीं दिया था, इस बार नाम दिया था पेपर में, डी मिलिटराइज्ड जोन। क्या दिया था, डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया कोरियन पेनिनसुला में आता है। कहाँ आता है, कोरियन पेनिनसुला में। किस पे है यह, कोरियन पेनिनसुला में यह पड़ता है। ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन से साउथ कोरिया से अलग होता है। ठीक है, साउथ कोरिया से यह 38 डिग्री पैरेलल लाइन से अलग होता है, जिसे डीमिलिटराइज जोन भी कहा जाता है। कोविड-19 का यहाँ पे पहला केस मिला है, कहाँ, नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, जिसे उसने सेवरल स्टेट इमरजेंसी लगा दी है। कैपिटल प्योंगयांग है। दोस्तों आइए हम अपने दूसरे न्यूज पर चलते हैं, UNCCD। UNCCD, UNCCD। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहले पूछेगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन CONVENCI, ठीक है, कन्वेंशन। ठीक है, पूछेगा क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
कन्वेंशन टू कम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, पूछेगा यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है इसकी फुल फॉर्म है? ठीक है, पूछेगा कि यह चर्चा में क्यों है। ठीक है, यह अभी पूछेगा दोस्तों कि यह चर्चा में क्यों है, तो इसकी 15वीं बैठक हुई है, COP15 की बैठक हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? COP15, COP15। ठीक है दोस्तों, यह क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं है, यह डेजर्टिफिकेशन से, मरुस्थलीकरण से रिलेटेड है कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए। तो COP15 की बैठक अभी हुई है, प्रेजेंट में इसकी बैठक हुई है। कहाँ? ठीक है, कोटा डी आइवरी में। कहाँ? कोटा डी आइवरी में। कहाँ? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में इसकी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई है? इसकी अफ्रीका में इसकी लेटेस्ट बैठक हुई है। कहाँ? कोटा डी आइवरी में। अगर पूछेगा दोस्तों कि इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, यूएनसीसीडी की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्टेब्लिश कब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1994 में दोस्तों यह स्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? यूएनसीसीडी। दोस्तों पूछेगा कि यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन है। ठीक है, अभी पूछेगा कि चर्चा में क्यों था, तो इसकी COP15 की अभी जो लेटेस्ट बैठक हुई है वो कोटा डी आइवरी अफ्रीका में हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, ठीक है, COP फर्स्ट, किसकी COP फर्स्ट? यूएनसीसीडी की COP पहली कहाँ हुई थी, तो रोम। कहाँ? रोम, इटली में। याद रखिएगा दोस्तों, अगर इसकी पहली बैठक पूछे, कोप फर्स्ट इसकी कहाँ हुई थी, किसकी? यूएनसीसीडी की। कोप फर्स्ट कहाँ हुई थी दोस्तों, तो आप बोलेंगे रोम इटली में। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1994 में। ठीक है, कब हुआ था स्टेब्लिश? 1994 में। अगर पूछेगा आपसे दोस्तों, ठीक है, कि COP15 की प्रेजेंट में बैठक कहाँ हुई थी, कोटा डी आइवरी अफ्रीका में है, फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जर्मनी। ठीक है, कहाँ दोस्तों हेडक्वार्टर? ठीक है, कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? बून जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? बून जर्मनी में। ठीक है, बून जर्मनी में। दोस्तों मैं बार बार बोर्ड छोड़कर मोबाइल के पास आ जा रहा हूँ ताकि आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, आप आराम से मेरी आवाज को ध्यान से सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है COP15। ठीक है दोस्तों, इस बार की जो नई बैठक हुई है, कौन सी बैठक हुई है? यह COP15वां। COP मतलब होता है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, मतलब 15वां सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कहाँ हुई है दोस्तों? कोटा डी आइवरी अफ्रीका में। यूएनसीसीडी की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1994 में। COP1 की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? रोम के इटली में। ये COP1 इंपॉर्टेंट है, और अभी जो लेटेस्ट में हुई है COP15 वो इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बून जर्मनी में। दोस्तों ये हम लोग की दूसरी न्यूज है। ठीक है, ये हम लोग की दूसरी करंट अफेयर्स की न्यूज है दोस्तों। आइए हम देखते हैं तीसरी न्यूज, करंट अफेयर्स की तीसरी न्यूज। रोहन पास फेस्टिवल हम लोग की तीसरी न्यूज है। रोहन पास फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? कहाँ? रोहन पास फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, क्या है? रोहन पास फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? आइए दोस्तों देखते हैं। कहाँ दोस्तों सेलिब्रेट हुआ है? जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट हुआ है। रोहन पास फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों? रोहन पास फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट हुआ है। कहाँ सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों? रोहन पास फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों? रोहन पास फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, अभी अभी जम्मू और कश्मीर चर्चा में था, कल ही मैंने पढ़ाया था।
मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड देवता का सूर्य मंदिर कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में क्या है? मार्तंड सूर्य मंदिर है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर पूछ दे, जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर अर्थात उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो कौन है भाई साहब ये? ठीक है, कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन छपेगा कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही मार्तंड सूर्य मंदिर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज पढ़ाई थी, क्या? ऑपरेशन दूधी। ठीक है, ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी, ठीक है, ऑपरेशन दूधी किसके द्वारा किया गया था? असम राइफल्स के द्वारा। कब? जम्मू और कश्मीर में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ऑपरेशन दूधी किसके द्वारा किया गया था? असम राइफल्स के द्वारा। कहा? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट्स में, जम्मू कश्मीर में दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? दर्रे देखिए दोस्तों, दर्रे। पहला बुर्जिला पास, बुर्जिला पास, बुर्जिला दर्रा। कौन है पहला? बुर्जिला दर्रा। यह किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? बुर्जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, यह बुर्जिला दर्रा। दूसरा दर्रा, दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा दर्रा है हम लोगों का कौन सा? बनिहाल पास। कौन सा है? बनिहाल पास। बनिहाल दर्रा, यह दर्रा श्रीनगर को जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है दोस्तों। किससे जोड़ता है यह? बनिहाल पास, जम्मू। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है दोस्तों। बुर्जिला दर्रा, ठीक है, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। और तीसरा दोस्तों जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा दोस्तों तीसरा है। जोजिला दर्रा अर्थात दोस्तों तीसरा है कि जोजिला दर्रा क्या करता है? तो यह श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है दोस्तों? लद्दाख से जोड़ता है दोस्तों। रोहन पास फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है, फैक्ट्स। ऑपरेशन दूधी आसाम राइफल द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल है, उपराज्यपाल है। दर्रे कहाँ है? बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट, दर्रे सारे इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कौन सा दर्रा कहाँ है दोस्तों। ये हम लोग की रही कौन सी है? दूसरी न्यूज है। कौन सी न्यूज है? दूसरी न्यूज है, सॉरी ये हम लोग तीसरी न्यूज है। आइए हम चलते हैं कि सऊदी अरमाको कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों 1 मिनट रुकिए जरा, मैं अपने दादी को पानी पिला के आता हूँ। 1 मिनट के लिए रुके रहिए बस। हल्ला मत करिए, पढ़ावा नहीं। देखिए दोस्तों हम लोग की चौथी न्यूज है सऊदी अरमाको कंपनी। ठीक है, सऊदी अरमाको कंपनी। सऊदी अरमाको कंपनी, अभी अभी दोस्तों न्यूज में है क्या? सऊदी अरमाको कंपनी, कंपनी जो है यह लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, मतलब लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है।
यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वह सबसे ज्यादा हो गई है, अर्थात इसने एप्पल को पछाड़ दिया है। इसकी जो वैल्यू है सऊदी अरामको कंपनी की वैल्यू एप्पल जो टॉप पे चल रही थी उससे भी अधिक हो गया है। ठीक है, एप्पल से भी अधिक हो गया है, अर्थात एप्पल नीचे हो गया है और सऊदी अरामको कंपनी ये ऊपर चली गई है, अर्थात इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इसकी घट गई है। मतलब दुनिया में सबसे ब्रांड वैल्यू किसके पास सबसे ज्यादा है, सऊदी अरामको कंपनी के पास इस समय ज्यादा है। सऊदी अरब से देखते हैं दोस्तों, सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में समझते हैं कि सऊदी अरब अपनी सीमा किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो यह एक गल्फ कंट्री है, पर्शियन गल्फ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब किससे अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों, सऊदी अरब अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ, बताइए दोस्तों कि सऊदी अरब अपनी सीमा साझा करता है पर्शियन गल्फ के साथ। ठीक है, सऊदी अरब इस समय न्यूज में क्यों थी, यह एक सेंट्रल जो है कि यह मिडिल ईस्ट एशिया में सेंट्रल एशिया देश है सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है एशिया में आता है। यह वैल्यू एप्पल से अधिक हो गई है, सीमा साझा करता है पर्सिया की खाड़ी से। ठीक है, पर्सिया की खाड़ी से यह सीमा साझा करता है, कौन, ये। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, पूछे कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है तो रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, सऊदी अरब की कैपिटल पूछे तो दोस्तों, सऊदी अरब की अगर कैपिटल पूछे तो आप बताएंगे कि सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरामको कंपनी सऊदी अरब की कंपनी है जो कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है वर्ल्ड की दोस्तों, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। इसकी जो वैल्यू है वह एप्पल से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है दोस्तों, एप्पल कंपनी है उससे भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, सीमा साझा करता है पर्शियन गल्फ से। ठीक है, गल्फ कंट्री है यह और कैपिटल इसकी क्या है, रियाद इसकी कैपिटल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, अभी हम लोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, मैं बार बार मोबाइल के पास इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरी वॉइस जो है वह क्लियर आए, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा बिगड़ गया है, खराब हो गया है, जिसके कारण मैं बार बार फोन के पास आके तेजी से बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को वॉइस क्लियर सुनाई दे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं हम लोगों के। ठीक है, आइए देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में न्यूज में चीफ इलेक्शन कमीशन था, अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, कौन इलेक्टेड हुए हैं, इलेक्टेड राजीव कुमार। कौन, राजीव कुमार दोस्तों, कौन कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, राजीव कुमार। सिर्फ यह वन लाइनर ही पूछेगा आप लोगों से, क्या दोस्तों, यह सिर्फ आप लोगों से वन लाइनर ही पूछेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप बोलेंगे राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अगर पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन, आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जो इलेक्शन कमीशन है क्या यह एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, तो जी हाँ दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा कि यह एक संवैधानिक बॉडी है। क्या है दोस्तों, यह एक संवैधानिक बॉडी है, कौन, चीफ इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल 324, कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 324 में आता है। अगर आपसे पूछे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ दे,
स्टेट अगर पूछे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 243 के, इसी के 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में आता है। 243 के से 243 जेड ए तक जाता है, 243 जेड ए तक। ठीक है दोस्तों, 243 जेड ए तक जाता है। अगर ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है, तो आप कहेंगे हाँ है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 243 के है। अगर 243 के से कहां तक है? 243 जेड ए तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसी में जो होता है ना, इसी के अंतर्गत क्या आता है? पंचायत चुनाव आयोग आता है। कौन सा? पंचायत चुनाव। क्या आता है दोस्तों? पंचायत चुनाव। 243 के में ही पंचायत चुनाव आता है दोस्तों, याद रखिएगा। 243 के में ही क्या आता है दोस्तों? 243 के में ही दोस्तों याद रखिएगा कि 243 के, जो कि 243 के में ही क्या आता है दोस्तों? पंचायत चुनाव आता है। क्या आता है दोस्तों? पंचायत चुनाव आता है। याद रखिएगा दोस्तों, 243 के में ही पंचायत चुनाव आता है। ठीक है, 243 के में ही इलेक्शन टू पंचायत आता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के से लेके आर्टिकल 243 जेड ए तक आता है। जेड ए तक इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुए हैं? राजीव कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। आइए हम देखते हैं कि अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है कि नाटो के साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाला प्रथम एशिया कंट्री कौन हुआ? दोस्तों अगली न्यूज है कि नाटो के साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाले प्रथम एशियाई देश कौन हुआ? अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों वर्तमान में नाटो जो है वह न्यूज में है। इससे पहले भी न्यूज में था, कई बार पढ़ा भी चुका हूं कि नाटो न्यूज में क्यों है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन की वार का मुख्य कारण वजह नाटो ही है। ठीक है, नाटो ही है। इस समय न्यूज में क्यों है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। 5 6 7 8 10 11 12 स्टार उस पे ऐसे लगा लीजिए, कई सारे स्टार बना लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछेगा कि क्या, कि नाटो की साइबर सिक्योरिटी में शामिल होला प्रथम एशियाई देश। ठीक है, नाटो की साइबर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश हुआ है दोस्तों? नाटो की साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाला जो है दोस्तों प्रथम देश कौन बना है? साउथ कोरिया। कौन दोस्तों? साउथ कोरिया, अर्थात दक्षिण कोरिया बना है। कौन? दक्षिण कोरिया बना है। नाटो के बारे में दोस्तों बताया हूं, फिर से सुन लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स को ही कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप का अखाड़ा, अर्थात मैक्सिमम युद्ध यहीं पे लड़े गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। स्थापना कब हुई? स्टेब्लिश्ड 1949 में दोस्तों स्थापना हुई इसकी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1949 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि किस समझौते के तहत हुई थी दोस्तों, पूछेगा कि किस समझौते के तहत हुई थी, तो यह तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी ही पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। वाशिंगटन ट्रीटी की तहत हुई थी।
वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। पूछेगा कि मेंबर कंट्री कितने हैं, मेंबर कंट्री दोस्तों पूछेगा मेंबर कंट्री कितने हैं, 30। कितने हैं दोस्त, 30 मेंबर कंट्री है, 30। अगर पूछेगा कि लेटेस्ट वाली कौन सी है, लेटेस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है दोस्तों। लेटेस्ट कंट्री इसमें कौन सी है, 30वीं कंट्री कौन सी है, नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्तों, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों देखिए पूछेगा कि साइबर सिक्योरिटी में, दोस्तों ये याद रखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाला प्रथम एशियाई कंट्री कौन बना है, नाटो का कौन बना है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, ठीक है दोस्तों। यह कोरियन पेनिनसुला में पड़ता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली लाइन को 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन या 38 डिग्री लाइन बोला जाता है। उस लाइन को डीमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस बार के क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली लाइन क्या थी, क्या है दोस्तों, 38 डिग्री पैरेलल लाइन दिया ही नहीं था, जिसके कारण लड़के गच्चे खा गए। लेकिन हम बता रहे हैं डीमिलिटराइज जोन दिया था, तो आपको याद रखना है इसे डीमिलिटराइज जोन भी कहा जाता है। नाटो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, स्टेब्लिश 1949 ईस्वी में वाशिंगटन ट्रीटी के तहत हुई थी। मेंबर कंट्री 30 है, लेटेस्ट कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, यह बुक का विमोचन किसने करा है। देखिए दोस्तों मोदी ठीक है दोस्तों, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी लॉन्च्ड बाय वेंकैया नायडू, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों। आइए दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज कितनी चाहिए, 35, 35 साल उम्र होनी चाहिए। कितनी दोस्तों, 35 साल उम्र होनी चाहिए। तीसरा, वो पागल वो दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो और वो पागल दिवालिया न हो और वो किसी सरकारी में लाभ के पद पर न हो। यह है वाइस प्रेसिडेंट की योग्यताएं, ठीक है, अर्हताएं होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है पूछेगा तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है। किस आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल 63 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर पूछेगा दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति दोस्तों कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। फिर पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट के, फिर पूछेगा दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो संसद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों। कौन, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य।
दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात संसद भाग लेता है, अर्थात संसद में पार्लियामेंट में लोकसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा जिसमें जिसे उच्च सदन बोलते हैं। तो ये दोनों सदनों के सदस्य जो होता है इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 पूछता है, आर्टिकल शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। किसी लाभ पद पर न होना चाहिए, ठीक है, पागल अथवा दिवालिया नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। कौन? राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट होने की योग्यताएं हैं, यह वाइस प्रेसिडेंट होने की योग्यताएं हम। अगली न्यूज है मार्स क्वेक। मार्स क्वेक क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हाल ही में न्यूज में रही मार्स क्वेक क्या है। जैसे कि अर्थ क्वेक मतलब कंपन होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेक मतलब क्या होता है? कंपन, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे अर्थ पर पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का अचानक हिलने लगना जैसे अर्थक्वेक कहलाता है, उसी प्रकार मार्स का अचानक हिलना क्या कहलाता है? मार्स क्वेक, ठीक है। यही भूकंप की तरह होता है। जैसे अर्थ भूकंप माने भू का कंपन होना, मार्स क्वेक माने मार्स का कंपन होना दोस्तों। क्या? मार्स का कंपन होना, मार्स क्वेक। मार्स क्वेक दोस्तों अभी आया है। कैसे पता चला है दोस्तों? कि मार्स पर नासा की जो है वो सैटेलाइट गई थी, इनसाइट मार्स लैंडर। कौन? इनसाइट मार्स लैंडर। देखिए दोस्तों, मार्स पर नासा की सैटेलाइट गई थी जिसका नाम था इनसाइट मार्स लैंडर। इसी ने पता लगाया है क्या कि मार्स पर जो होता है मार्स क्वेक का बहुत ही क्या दोस्तों, बहुत ही भारी मात्रा में आया है। और मार्स क्वेक का मतलब ये है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अर्थात मार्स पे भूकंप आने की प्रक्रिया को मार्स क्वेक कहा जाता है, ठीक है। इस समय हम लोग अपने पृथ्वी को छोड़कर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि सबने मार्स पर अपने अपने लैंडर रोवर इत्यादि जो होता है ना कि वो भेज रहे हैं, तो नासा की सैटेलाइट इनसाइट मार्स लैंडर वहां गई है और उसने यह बात पता करी है, ठीक है दोस्तों। आइए अब मार्स के बारे में जानते हैं। मार्स, देखिए दोस्तों, मार्स मार्स दोस्तों, मार्स से रिलेटेड फैक्ट यह है कि इसे इसे ही लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे ही लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य में यह स्थित है, ठीक है। मार्स में दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। क्या है दोस्तों? मार्स की दो नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछेगा कि मार्स मार्स का उच्चतम बिंदु बिंदु क्या है? मार्स का उच्चतम पॉइंट निक्स ओलंपिया। क्या दोस्तों? निक्स ओलंपिया। दोस्तों अगर पूछे कि मार्स का उच्चतम बिंदु क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे निक्स ओलंपिया, ठीक है। मार्स का क्या दोस्तों बताएंगे? निक्स ओलंपिया, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत ने मार्स पर कोई
मिशन भेजा था दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, मार्स ऑर्बिटल मिशन, MOS, ठीक है दोस्तों, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स। 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन हमने भेजा था। कब? 2013 में MOS भेजा गया था। कब? 2013 में, ठीक है। पूछेगा कि MOS जो है यह कहाँ भेजा गया था, तो मार्स पर। किसके द्वारा? इंडिया द्वारा। कब? 2013 में। अगर पूछेगा कि MOS कहाँ से छोड़ा गया था, तो सतीश धवन केंद्र से दोस्तों। कहाँ से छोड़ा गया था? तो सतीश धवन केंद्र से इसको छोड़ा गया था, ठीक है। मार्स क्वेक क्या है? तो मार्स पर, मार्स का अचानक कंपन होना, अर्थात मार्स पर भूकंप आने की प्रक्रिया ही मार्स क्वेक है। क्या है दोस्तों? मार्स क्वेक है। नासा की सैटेलाइट किसने पता करा है? इनसाइट मार्स लैंडर द्वारा। किसने पता करा है? इनसाइट मार्स लैंडर द्वारा। यह नासा की सैटेलाइट है। मार्स, मार्स पर भारत का मिशन 2013 में गया था, MOS, ठीक है दोस्तों, मार्स ऑर्बिटल मिशन। कब गया था? 2013 में, ठीक है। कहां से छोड़ा गया था? सतीश धवन केंद्र से दोस्तों। सतीश धवन केंद्र से, याद रखिएगा। इसे लाल ग्रह कहते हैं। किसे? मार्स को। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। इसके दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। मार्स का उच्चतम बिंदु निक्स ओलंपिया है दोस्तों। क्या है? निक्स ओलंपिया है। ये हम लोगों की न्यूज रही आज करंट अफेयर्स में। मार्स पे क्या है, कहाँ आया था, कैसे हुआ, ये हमने बता दिया। अब अगली है बैंक ऑफ बड़ौदा। भैया सिर्फ ऑनलाइनर है दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? किसकी? बैंक ऑफ बड़ौदा की शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कौन है? याद रखिएगा दोस्तों। कौन है दोस्तों? शेफाली वर्मा इंडिया की वुमेन क्रिकेटर है। कौन है? इंडिया की वुमेन क्रिकेटर है। कौन? शेफाली वर्मा है इंडिया की वुमेन क्रिकेटर है। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज की तरफ। LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय स्टेट कौन बना है? पहला भारतीय स्टेट कौन बना है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एलपीजी सक्षम, ठीक है, और धूम्रपान मुक्त भारत का प्रथम स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। कौन बना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों शिमला। हिमाचल प्रदेश जो है पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच स्थित है।
दोस्तों हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल रेंज है और धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर भी रेंज मतलब श्रेणी के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा सिटी है, शहर है जो इनके बीच में है, तो वह है कुल्लू। याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछे ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पूछेगा, क्या पूछेगा कि पीर पंजाल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। परंतु ऐसे पूछ दे कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच हिमाचल प्रदेश का कौन सा सिटी या जिला स्थित है, तो कुल्लू। याद रखिएगा, कुल्लू स्थित है इन दोनों के मध्य में। कौन? कुल्लू। दोस्तों कौन स्थित है? याद रखिएगा, कुल्लू। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। ठीक है दोस्तों, स्टेट एनिमल क्या है इसका स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दर्रे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया, लिख लिया आप लोग। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच स्थित है। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड। अगर ऐसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट या सिटी है जो इन दोनों के बीच में स्थित है, तो आप बोलेंगे कुल्लू। ठीक है दोस्तों, क्या? कुल्लू। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक प्लेस है, एक सिटी है, एक जगह है जहां पर, ठीक है, दलाई लामा, जो तिब्बत के दलाई लामा है, यहीं पे पलायन करके यहीं पे रहते हैं। उनका गढ़ है कहाँ? धर्मशाला में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? धर्मशाला में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश में देखते हैं दर्रे। ठीक है, देखिए दोस्तों, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र भी है। दोस्तों शिमला में क्या है? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र भी है। क्या? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र भी है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दर्रे, पहला बड़ा लाचला पास। बड़ा लाचला पास क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? यह हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के साथ जोड़ता है बड़ा लाचला पास। दूसरा क्या है दोस्तों? शिपकिला पास। क्या है दोस्तों? शिपकिला पास। शिपकिला पास मतलब दर्रा होता है दोस्तों, शिपकिला दर्रा। यह क्या करता है दोस्तों? यह दर्रा, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश को चाइना अर्थात तिब्बत के साथ जोड़ता है दोस्तों। शिपकिला पास क्या करता है? यह तिब्बत के साथ जोड़ता है। किसको? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तीसरा दर्रा है दोस्तों हम लोगों का, ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तीसरा दर्रा कौन सा है दोस्तों? तीसरा दर्रा है हम लोगों का रोहतांग दर्रा। इसका नाम चेंज हो गया, क्या हुआ है? इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हुआ है दोस्तों, और इसका नाम चेंज होकर क्या हुआ है? अटल टनल। रोहतांग दर्रा को अटल टनल भी कहा जाता है। ठीक है, अटल सुरंग रोहतांग दर्रा का न्यू नेम अटल पास या फिर अटल टनल भी कहा जाता है। अटल पास समझिए दोस्तों, अटल पास। ठीक है, नेम चेंज हुआ है। ठीक है, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? लेह को मनाली के साथ। ठीक है दोस्तों, किसको जोड़ता है? लेह को मनाली के साथ। याद रखिएगा, लेह लद्दाख को मनाली के साथ, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ। अगर पूछ दे कि हिमाचल प्रदेश में कहां से किसको, तो आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश से मनाली को किसके साथ? लद्दाख के लेह के साथ। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश।
ठीक है दोस्तों, बड़ा लाचला पास, सिपकिला पास हो गया। हिमाचल प्रदेश को चाइना के साथ जोड़ता है। अगर चाइना नहीं हुआ दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अगर चाइना नहीं हुआ तो हम लोग तिब्बत लगाएंगे। ठीक है, बड़ा लाचला पास हिमाचल प्रदेश को जम्मू और कश्मीर के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर के साथ। रोहतांग दर्रा, जिसका नाम चलो अटल पास हो गया है, अटल टनल या अटल पास हो गया है, वो लेह को मनाली के साथ जोड़ता है। सिपकिला पास दोस्तों, वह हिमाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ता है दोस्तों? चाइना के साथ जोड़ता है। ठीक है, चाइना के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये रही दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स विथ फैक्ट्स के साथ दोस्तों। क्या? विथ फैक्ट्स के साथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।